नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है एकलव्य अकादमी टोडला में। जीएस के जो आपका सीरीज चल रही थी उसमें हमने सिंधु सभ्यता को कंप्लीट कराया। सिंधु सभ्यता के बाद हमने वैदिक काल में वेदों के बारे में समझाया कि वेद कौन कौन से वेद होते हैं, उनमें किस किस का वर्णन है। अब उसी में हम ऋग्वेद से संबंधित चीजों को समझाते हैं। ऋग्वेद में जिन चीजों का वर्णन है उसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, और इस ऋग्वैदिक काल की जो सन है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। 1000 ईसा पूर्व तक है, यहाँ पे 1000 ईसा पूर्व तक है। बात आती है कि आर्य, क्योंकि इसमें हम आर्य सभ्यता को पढ़ेंगे। तो आर्य कौन थे? आर्य का अर्थ है कुलीन या श्रेष्ठ। अगर हम बात करें कि आर्य क्या थे, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्य एक जाति नहीं थी। आर्य एक जाति नहीं थी, आर्य एक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ। तो आर्य जाति नहीं, आर्य जाति नहीं थी, आर्य एक शब्द है भाषा का जिसका अर्थ कुलीन या श्रेष्ठ होता है। बात आती है कि आखिर आर्य कौन थे, आर्य कौन थे और कहां से आए थे। तो इनके बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है, अलग अलग मत है। जैसे कि कुछ लोगों ने कहीं से बताया, किसी ने कहीं से बताया है, तो ध्यान दें। आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, ऐसा बताया बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्य कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द आर्कटिक होम ऑफ आर्यन। द आर्कटिक होम ऑफ आर्यन, अर्थात जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का मानना था। उसके बाद आर्य सप्त सिंधु प्रांत से आए थे, यानी जो सब सिंधु के आसपास सहायक जो नदियां हैं उन क्षेत्रों में, उन नदी घाटियों में आर्य, नदियों के किनारे आर्य रहते थे, ऐसा कहा है डॉक्टर संपूर्णानंद ने। आर्य तिब्बत से आए थे, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया, अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। और उनकी पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, सत्य से प्रकाश की ओर। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक लिखी, उसमें बताया कि तिब्बत से आए थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे, ऐसा बताया मैक्स मूलर ने। और ये मैक्स मूलर ने जो मध्य एशिया का नाम लिया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, और इसी मत से सब विद्वान, ज्यादातर अधिकांशतः विद्वान सहमत थे। तो ये मैक्स मूलर का जो मत है आर्यों को लेकर, वही सर्वमान्य मत है। तो मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। इन 5 देशों से आर्य आए थे, इन 5 देशों से, ऐसा मैक्स मूलर ने बताया है। इसके बाद आर्य जर्मनी से आए थे, पेंका वो हट ने बताया है। और हंगरी और डेन्यूब घाटी के बीच में जो जनजाति रहती थी वो वहां से आर्य आए थे, ऐसा पिगाइल्स ने कहा है। तो हम ये तो हमने ये समझा कि आर्य कहां से आए थे। तो आर्य में, आर्यों के आगमन में जो सर्वमान्य मत है वो मध्य एशिया है। यानी आर्य जो भारत आए वो कहां से आए? मध्य एशिया से आए, जिसमें 5 देश पड़ते हैं। तो इतना आप नोट करिए। इसके बाद आपको पढ़ाते हैं सामाजिक जीवन का क्या था। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे इससे बात करते हैं। हम समझा रहे थे आर्यों की सामाजिक दशा। तो आर्यों की जो सामाजिक दशा के बारे में हम बात करेंगे, तो आप देखोगे ऋग्वेद के प्रारंभिक काल में 2 वर्ग थे। ऋग्वेद के प्रारंभिक काल में 2 वर्ग थे, एक आर्य और एक अनार्य। यानी जो लोग आर्य नहीं होते थे, वो अनार्य थे, अर्थात आर्य और अनार्य 2 वर्गों में बटा था। लेकिन ऋग्वेद का अंत समय, जब अंतिम जो चरण चल रहा था, 1000 ईस्वी में जाकर ऋग्वेद काल खत्म हुआ है। तो उस जगह तक पहुंचते पहुंचते ऋग्वेद के अंतिम काल में वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई थी। और इसका जिक्र हम बता चुके हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूत्रों का उल्लेख मिलता है। तो वहां से वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई। वर्ण व्यवस्था शुरुआत में कर्म के आधार पर थी, कर्म के आधार पर थी। वही धीरे धीरे लोगों ने वंशानुगत कर दी। वर्ण व्यवस्था
किस प्रकार से समाज हावी हुई उसके बारे में व्यवस्था में कैसे कैसे वर्ग बांटे गए। तो मनुस्मृति और पुरुष सूक्त, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक विशाल मनुष्य के शरीर का एक आकार बना हुआ है और उस आकार में उस मनुष्य के शरीर के पार्ट को बांट दिया है। इनका दर्जा ये है। तो मुख जो है व्यक्ति का मुख वो ब्राह्मण का प्रतीक है, बाह क्षत्रिय है, उदर पेट वैश्य है, कहीं ये भी लिखा होता है कि जांघ वैश्य है, तो उदर वैश्य है और जो शूद्र हैं वो पैर है। ये मानना था पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था इस प्रकार से बटी हुई थी। अब बात करते हैं परिवार की। तो परिवार में मुखिया पिता, परिवार में मुखिया कौन होता था? पिता। उस समय परिवार में पितृसत्तात्मक समास थी। हिंदू सभ्यता में मातृसत्तात्मक और ऋग्वेद में पितृसत्तात्मक समास थी। संयुक्त परिवार की अवधारणा थी उस समय ऋग्वेद काल में। अब सबसे जरूरी होता है किसी भी समाज में आकलन करना हो तो वहां हम स्त्रियों का आकलन करते हैं। उस समाज के बारे में अगर पता करना हो तो वहां स्त्रियों की दशा के बारे में पता करते हैं, तो उससे समझ में आता है कि उस समय का समाज कैसा रहा होगा। तो हम आज बात करते हैं स्त्री दशा। उस समय स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो ऋग्वेद काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। ऋग्वेद काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। उत्तर ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। कारण उस समय स्त्रियों को मात्र उत्तर वैदिक काल तक मात्र भोग की वस्तु को पुरुष समझते थे। लेकिन वो उत्तर वैदिक काल की बात है, वहां समझाएंगे। स्त्रियों की दशा यहाँ अच्छी थी। वो कैसे थी? इसलिए अच्छी थी स्त्रियों की दशा क्योंकि उन्हें शिक्षा का पूरा अधिकार था, उन्हें सभा में भाग लेने का अधिकार था और उनके उन्हें कोई पर्दा प्रथा अपनानी नहीं पड़ती थी, पर्दा में नहीं रहती थी। इसका मतलब वो स्वतंत्र विचारों वाली उस समय महिला नहीं होगी। अगर वो सभा में पुरुषों के बराबर भाग लेती थी, उन्हें बोलने का अधिकार था, तो इसका मतलब है उनके विचार स्वतंत्र थे उस समय। और अगर किसी के विचार स्वतंत्र हैं तो उससे हमें आकलन इस बात का हो सकता है कि उस समय जो स्त्रियों की दशा है वो हमेशा अच्छी, उस समय अच्छी नहीं होगी। तो स्त्रियों की दशा अच्छी थी। वहां स्त्रियों के जो आभूषण के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता था। तो कुंभ ये सिर पर धारण करने वाला आभूषण था, पुरी मांग का टीका था और निस्र ये गले का हार था। ये आभूषण उस समय स्त्रियां पहनती थी। अब बात करते हैं विवाह की। विवाह कौन कौन से विवाह उस समय प्रचलित थे? तो विवाह आता है बहुविवाह प्रथा। तो बहुविवाह प्रथा एक से ज्यादा विवाह कर सकता था पुरुष, एक से ज्यादा विवाह कर सकता था। अंतर जातीय विवाह यानी ऋग्वेदिक काल में अंतर जातीय विवाह प्रचलित थे। लेकिन अंतर जातीय विवाह में कौन कौन से विवाह प्रचलित थे वो आप इस बात को समझ सकते हो। अंतर जातीय में अनुलोम विवाह और प्रतिलोम दो प्रकार के विवाह थे। अनुलोम का मतलब है सही विवाह। तो अनुलोम विवाह उसको कहा जाता था जहां उच्च वर्ग का लड़का निम्न जाति की लड़की से शादी कर ले। यानी अगर उच्च वर्ग का लड़का निम्न जाति की लड़की से शादी कर लेता है तो उसको तो वो अनुलोम मान लेते थे कि नहीं ये विवाह तो ठीक है। प्रतिलोम विवाह क्या था? इसी में अंतर जातीय में, इंटरकास्ट में। तो इंटरकास्ट मैरिज में प्रतिलोम विवाह ये था कि अगर निम्न जाति का लड़का और उच्च जाति की लड़की, निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की से अगर विवाह कर लेता है तो ये विवाह प्रतिलोम है, अर्थात वो इस विवाह को नकारते थे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अंतर जातीय विवाह में दो विवाह प्रचलित थे, अनुलोम और प्रतिलोम। इसके बाद अगर विवाह है तो विवाह में दहेज प्रथा की बात आती है। तो उस समय दहेज प्रचलित था और इस दहेज को बहुत कहते थे। बाल विवाह प्रचलित नहीं था, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। बाल विवाह प्रचलित नहीं था, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। अब बात आती है अमाजु। ये अमाजु क्या है? तो अमाजु आजीवन अविवाहित जो कन्याएं पूरे जीवन शादी नहीं करती थी उनको अमाजु कहते थे। क्षेत्र क्या है? जो नियोग वाली स्त्रियां हैं उन्हें क्षेत्र
नियोगवादी का अर्थ होता है जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो और विदेश बहुत समय तक विदेश से वापस ना आए, अर्थात वो स्त्रियां जिनका पति विदेश चला गया हो, वो वापस नहीं आया हो, या पति नपुंसक हो, इस कंडीशन में वो अपने पुत्र की कामना के लिए जब किसी और पुरुष से संबंध बनाती थी तो उस स्त्रियों को नियोग कहते थे। नियोग वाली स्त्रियां कहते थे, इनको क्षेत्र कहा जाता था और इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता था उसे क्षेत्रज कहा जाता था। तो ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी इतनी, आप इसको नोट कर लो, फिर हम इसको आर्थिक जीवन वगैरह आपको समझन कैसा था आपने नोट कर लिया होगा। सामाजिक जीवन हम पढ़ा रहे थे, उसी में कोई विषय है वस्त्र, मतलब वो वस्त्र क्या पहनते थे यार उस समय। तो वस्त्र 3 प्रकार से आप पहनते थे कि नीवी, वास और अधिवासी। नीवी, वास, अधिवासी। जो नीवी वस्त्र होता था, वो कमर के नीचे धारण करने वाला वस्त्र कहलाता था। वास था कमर के ऊपर, वास जो वस्त्र था वो कमर के ऊपर था, ऊपर जो पहनते थे वास कहते थे, अधिवास कहते थे ऊपर से उड़ा जाने वाला वस्त्र। भोजन आदि कौन सा करते थे? तो भोजन करते थे शाकाहारी प्लस मांसाहारी, अर्थात शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन आदि करते थे। इसमें 2 शब्द हमने आपको समझाने के अलग से लिख दिया है कि उस समय मालपुआ, आज मालपुआ उस समय भी प्रसिद्ध था, तो मालपुआ को उस समय अपुई कहा जाता था। और एक व्यंजन था करम। करम आप लोग सत्तू जानते होंगे, अगर जो गांव से बिलोंग करते हो जानते हो। और आर्यों की जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी और आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो उस ग्रामीण सभ्यता में अगर ग्रामीण गांव से आप लोग हो, गांव से परिचित हो, तो आप सत्तू के बारे में शायद ऐसा उम्मीद है कि आप जानते होंगे। तो दही में जो सत्तू डालकर एक व्यंजन बनाया जाता था उसको करम कहते थे, जो कि आज उसका सेवन करते थे। अब हम बात करते हैं उनके आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन उनका क्या व्यवसाय था? तो आर्यों का जो व्यवसाय था, आर्यों का जो जीवन था वो अस्थायी जीवन था, क्योंकि वो उनके युद्ध लगातार होते रहते थे और युद्ध होने का कारण सिर्फ गाय थी। क्यों? गाय ही एक ऐसे मतलब उनका महत्वपूर्ण वस्तु था, जो जिसके पास ज्यादा गाय होती थी वो अमीर माना जाता था और जिसके पास कम गाय होती थी वो गरीब माना जाता था। तो इसलिए उनका अस्थायी जीवन था, इसलिए कृषि का विकास वो लोग ज्यादा नहीं कर पाए और उनका मुख्य व्यवसाय बन के रह गया पशुपालन। और पशुपालन में भी सबसे महत्वपूर्ण पशु है गाय, और गाय उस समय वस्तु विनिमय का माध्यम थी। अगर हमें कोई और वस्तु चाहिए, आर्यों को कोई और वस्तु लेनी होती थी किसी से, तो वो गाय को ही देते थे, गाय के बदले में वस्तु लेते थे। तो गाय किस सभ्यता में, गाय की सभ्यता में वस्तु विनिमय का माध्यम रहा है, तो वो ऋग्वैदिक सभ्यता में वस्तु विनिमय का माध्यम थी गाय। इस गाय को लेकर 2 शब्द हम आपको समझाना चाहते हैं, एक गविष्ठ और एक गोमत। गविष्ठ कहते हैं गाय को लेकर युद्ध, गाय को लेकर युद्ध जो होते थे उसे गविष्ठ कहते थे। गोमत मतलब धनी व्यक्ति, जिसके पास ज्यादा गाय वो धनी, जिसके पास कम गाय वो गरीब। अब बात करते हैं कृषि से। तो हमने कहा कृषि के बारे में वो ज्यादा परिचित नहीं थे, आर्य केवल जौ से ही परिचित थे और इसी को वो धान्य भी कहते थे। तो जौ से परिचित थे, इसको ही धान्य कहते थे। अब जो कृषि से संबंध कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, किस कृषि में किसको क्या क्या कहते थे यार, और आज हम क्या कहते हैं उसके बारे में। क्षेत्र, जो कृषि योग्य भूमि थी उसे क्षेत्र कहते थे। लांगल हल को कहते थे, सकन गोबर की खाद को कहते थे। ये 3 चीज महत्वपूर्ण है। अवट पुल्या है, क्योंकि सिंचाई के साधन उस समय यही थे। तो आर्यों में सिंचाई के साधन अवट पुल्या हृद। अवट कहते थे कुआं को, पुल्या कहते थे नहर को और हृद कहते थे तालाब को। तो ये तीनों ही सिंचाई के साधन थे और ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इतना नोट करिए, फिर हम इसके व्यापार व्यवसाय के बारे में और समझाते हैं कि व्यापार कैसा था, राजनीतिक जीवन का कैसा था और धार्मिक जीवन कैसा था। तो ये हम आपको समझाते हैं, आप तब तक इन चीजों को नोट।
तो अब आपको आगे पशुपालन वाले जो हमने टॉपिक पढ़ाया, पशुपालन, कृषि, इसके बारे में हम आपको समझा रहे थे। अब इसी में आगे आपको एक शब्द आता है गोष्ठ। गोष्ठ कहते हैं जहां पशुओं को रखा जाता था ऋग्वैदिक काल में, तो जहां पशुओं को रखा जाता था उस स्थान को गोष्ठ कहा जाता था उस समय गोष्ठ। अब धातुओं के बारे में तो ऋग्वैदिक काल में 2 धातुओं में बड़ा प्रचलित थी, हिरण्य, सोना, अयस, तांबा, और चांदी का उल्लेख भी ऋग्वेद काल में मिला है। और ये आपको यह समझ लेना कि ऋग्वेद काल में चांदी का उल्लेख है। वहां व्यवसाय कौन कौन से हो रहे थे और क्या कौन सा व्यवसाय कौन करता था, तो उस व्यवसाय को क्या कहा जाता था, तो उसके लिए आप पढ़ेंगे प्रमुख व्यवसायी। तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख व्यवसायी कौन कौन थे? बसोबाय, ये वो लोग होते थे जो कपड़ा बुनने का काम करते थे। तो कपड़ा बुनने वालों को बसोबाय कहा जाता था। कपड़ा बुनने वालों को क्या कहा जाता था? बसोबाय कहा जाता था। उसके बाद है करमार, अगला है करमार। करमार उन लोगों को कहते थे जो धातुओं का कार्य करते थे, धातुओं को गलाकर नई धातु मतलब अलग धातु बना देना, तो ये इस प्रकार के धातुओं से काम करते थे, उनको करमार कहते थे। इसके बाद तक्षण, तक्षण कहते थे बड़े कारपेंटर को जो लकड़ियों का काम करता था। तो लकड़ियों काम करने वाले को उस समय तक्षण कहा जाता था। भेषज, भेषज जो है वो औषधि बनाने वाले को कहते थे भेषज। औषधि मतलब दवाइयां जो बनाता था, आज के समय में डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय कहा जाता था भेषज। नाई को, जो नाई को बाल काटने वालों को उस समय वक्ता कहा जाता था। वक्ता कहते थे नाई को। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख व्यवसाय थे जिनके कुछ अलग काम थे जो इम्पोर्टेंट थे, वो हमने आपको समझाए। इन्हीं में व्यवसायियों का एक समुदाय था पड़ी। तो पड़ नाम का एक व्यवसायी समुदाय था। ये सब इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि ये अपनी कंजूसी बहुत करते थे, तो कंजूसी के लिए पड़ी नामक व्यवसायी समुदाय प्रसिद्ध था। अब उस समय व्यापार का माध्यम क्या था? तो व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। एक वस्तु लीजिए, दूसरी वस्तु दीजिए, और उस वस्तु विनिमय का भी प्रमुख माध्यम था गाय। अगर हमें कोई वस्तु लेनी है तो हमें उनको गाय देनी पड़ेगी, वो हमें बदले में मतलब वस्तु देंगे। तो ये रहा उनके व्यवसायी। और कौन कौन से व्यवसायी थे? अब बात आती है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, तो धार्मिक जीवन में आर्यों के प्रमुख देवता, धार्मिक जीवन में आर्यों के प्रमुख देवता, तो आर्यों के प्रमुख देवता थे इंद्र, जिनको पुरंदर कहा जाता है। और पुरंदर कहते हैं किलों को नष्ट करने वाला। तो किलों को नष्ट करने वाला पुरंदर, जिनको इंद्र कहा जाता है। ऋग्वेद काल में व्यक्ति पूजा करता था तो मोक्ष प्राप्ति की दृष्टि से पूजा नहीं करता था। व्यक्ति ऋग्वेद काल में मोक्ष प्राप्ति की दृष्टि से पूजा नहीं करता था, उसे मोक्ष नहीं चाहिए, वो अपने जीवन में सुख शांति स्थापित करने के लिए पूजा करता था। तो उसने जो देवता, विभिन्न देवता हुए, जो प्रमुख देवता आपको बताएंगे, विभिन्न इतने देवता कहां से हुए, तो उन्होंने हर माध्यम में देवता को ढूंढ लिया। अर्थात उनका मानना था कि जो इस सृष्टि को चला रहा है प्रकृति, तो उन्होंने प्रकृति और खुद के बीच में एक माध्यम बना लिया, और प्रकृति और खुद के बीच में जो माध्यम बना लिया उसको दे दिया नाम देवता। इसलिए आपको भिन्न भिन्न देवता दिखाई देंगे। अर्थात लोगों को यह लगता है कि हमारी बात डायरेक्ट प्रकृति पर, डायरेक्ट भगवान के पास नहीं पहुंचेगी, हमें पहले देवताओं को मनाना होगा, और हम अगर देवताओं को मना लेंगे तो वो बात हमारी भगवान तक पहुंचेगी। तो ऋग्वेद काल में देवताओं का वर्चस्व सिर्फ इसलिए बढ़ा क्योंकि लोगों को लगता था कि हमारी बात भगवान तक सिर्फ देवता पहुंच सकते। तो प्रकृति और खुद के बीच में उन्होंने जो मीडिएटर बनाया, जो माध्यम बनाया, वो देवता बनाया। इसलिए देवताओं का वर्चस्व इस काल में बढ़ता है।
सिंधु सभ्यता में देवी मात्र सत्ता तो थी, देवी का प्रकोप था, देवी की पूजा पाठ करते थे, लेकिन ऋग्वेद काल में देवताओं का वर्चस्व था। अब उनमें कौन कौन से देवता हैं, कुछ प्रमुख को हम आपको बताते हैं। तो सबसे प्रमुख तो हमने समझा दिया इंद्र है। दूसरे प्रमुख इंद्र इसलिए प्रमुख है क्योंकि इनका ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख किया गया। दूसरे प्रमुख देवता अग्नि, जिनका उल्लेख 200 बार किया गया। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो स्पेशली सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता के नाम से 9वां मंडल है, और इस सोम देवता जो देवता है वो प्रसन्नता के देवता है, वनस्पति के देवता है। तो वनस्पति और प्रसन्नता के देवता सोम देवता है, जो ऋग्वेद के 9वें मंडल में। अब बात करते हैं और कुछ प्रमुख देवता इनके कौन कौन है। अग्नि, तो अग्नि ऋग्वेद का अगर पहला मंत्र किसी को समर्पित है तो अग्नि को समर्पित है। तो प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद का पहला मंत्र किसे समर्पित है, तो ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि को समर्पित है। इसके बाद वरुण, वरुण इसमें सबसे वरुण को सृष्टिकर्ता कहा जाता है और महत्वपूर्ण देवता है। तो सृष्टिकर्ता वरुण को कहा जाता है, यही जल के देवता, यही वर्षा के देवता है। अश्वनी चिकित्सक देवता, इसका मतलब यह था कि अगर कोई व्यक्ति कोई पशु अगर बीमार हो जाता था उस समय, तो वो लोग अश्वनी देवता की पूजा करते थे। अगर उनका कोई पशु बीमार हो गया, व्यक्ति परेशान हो गया, तो उनको लगता था कि वो अश्वनी देवता ही हमारे इस पशु या मतलब हमारे व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए अश्वनी कैसे देवता थे, चिकित्सक देवता थे। मित्र आंधी के देवता थे। दुर्सन ये पशुओं के देवता थे। कहा जाता है कि इनके जो रथ था उनको बकरे खींचते थे। ये बताया जाता है, मतलब कहानियां हैं जो लिखा है, जो पढ़ा है, वो इस तरह से बताया गया है कि दुर्सन पशुओं के देवता, इनके रथ को बकरे खींचते थे। सविता कहते हैं सूर्य की पहली किरण, तो सूर्य की पहली किरण को सविता कहते हैं। क्या कहते हैं? सविता। अगर सबसे ऋग्वेद काल में सबसे सुंदर अगर कोई देवी है तो सबसे सुंदर देवी उषा है, और उषा प्रातः काल की देवी मानी जाती है। प्रातः काल, जैसे प्रातः काल होगा तो लोग उसको भी उषा देवी के नाम से पूजते थे, और यह ऋग्वेद की सबसे सुंदर देवी है। अदिति ये देवताओं की भी माता, यानी लोग देवताओं को अगर देवता की स्तुति कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता था कि कोई फायदा नहीं हो रहा, तो वो देवताओं की माता को मनाने में लग जाते थे, और देवताओं की माता को वो अदिति के नाम से जानते थे। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब इसका रह गया राजनीतिक, आपको पढ़ाते नेक्स्ट राजनीतिक जीवन क्या था। देखते हैं अब आगे इसका एक जो लास्ट टॉपिक ऋग्वेद काल का बचा है वो है राजनैतिक जीवन। राजनैतिक जीवन में उसमें राजनैतिक जीवन में किस प्रकार से राजतंत्र लोकतंत्र क्या था, कैसे राजा कार्य करता था, राजा कैसे चुना जाता था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो राजनैतिक जीवन उस समय राज्य का जो स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक स्वरूप कैसे पड़ा इसका? उस समय कोई राजा का निश्चित पद नहीं था। राजा का निश्चित पद नहीं था, वंशानुगत आगे जाके राजा बने। वो बने कैसे कि यहाँ पर आर्यों में सबसे आर्य कबीलों में बटे थे, और प्रत्येक कबीला अपने आप को समृद्ध साबित करना चाहता था और समृद्धशाली बनना चाहता था। इसके लिए समृद्धशाली बनने के लिए वो गायों को एक कबीले के से लूटता था। तो एक कबीला दूसरे कबीले से गायों को अपने पास लूट कर ज्यादा करना चाहता था, जिससे उसे ये वो एहसास हो जाए कि कबीलों में सबसे ज्यादा धनवान वही है। जब गायों को लूटा जाने लगा, अब गायों की रक्षा के लिए कबीले अपने यहाँ से ही लड़कों को सिलेक्ट कर लेते थे, चयनित कर लेते थे, और उन्हीं को अपनी रक्षा के लिए रख लेते। तो जब यह क्रम चलता रहा, तो अब इन्हीं में से कोई एक
ऐसा ताकतवर होगा जो बाद में जिसने कबीले पर अधिकार कर लिया। तो जिसने कबीलों पर अधिकार कर लिया वही राजा बन गया। अब राजा बन गया तो उसका काम इतना था ऋग्वेद में कि वो कबीलों की रक्षा करता था, और कबीलों की रक्षा करता था तो जो आगे कबीलों में बटे थे फिर कबीलों को जन कहते हैं, और जो जन है उसी से आगे जाके जनपद बनेंगे। तो जन से जनपद, ठीक है, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। आगे जाके पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। तो जन कहते हैं कबीलों, राजा का काम था कबीलों की रक्षा करना। अब जब कोई राजा कबीलों की रक्षा करता था तो वो खुद कैसे ताकतवर होगा, तो उसको ताकतवर बनाने के लिए कबीले स्वयं राजा को बलि नामक एक टैक्स देते थे। बलि कहते हैं स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर। वो अपनी इच्छा से टैक्स देते थे जिससे कि राजा की ताकत बनी रहे और वो उसकी रक्षा करता रहे। तो इस प्रकार से बलि टैक्स दिया जाता था। अब राजा की सहायता के लिए, राजा अकेला तो काम कर नहीं पाएगा, तो राजा की सहायता के लिए काउंसिल परिषदें रखी गई। तो परिषदें राजा की सहायता के लिए रखी गई। वो परिषदें कौन कौन सी थी जो राजा की सहायता करें? तो नंबर 1 सभा परिषद। सभा परिषद ग्राम संस्था होती थी और इस संस्था में गांव के जो वृद्ध जन लोग होते थे, अनुभवी लोग होते थे, वो इस परिषद में शामिल किए जाते थे। इसके बाद समिति परिषद, ये राजा की खुद की केंद्रीय परिषद थी, इसमें राजा स्वयं शामिल होता था। एक थी विदत परिषद, ये इन परिषदों में सबसे प्राचीन परिषद थी। तो सबसे प्राचीन परिषद विदत परिषद थी। इसमें इस परिषद का काम इतना था कि सैनिक गैर सैनिक के कार्यों का संपादन कैसे किया जाए। सैनिक गैर सैनिक कार्यों का संपादन वो कैसे करवाया जाए, ये सब विदत परिषद का कार्य था। तो आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि परिषदें राजा की थी। तो ये राजा की परिषद थी जो राजा की सहायता के लिए बनी। अब राजा के साथ कौन कौन काम करता था? तो राजा के पदाधिकारी, आप जैसे सेनापति है, सेनानी है, तो सब आप जानते हैं। हमने कुछ प्रमुख 2-4 लिखे हैं जिनके बारे में जानकारी मिली है। तो गांव का मुखिया, तो गांव का मुखिया आज प्रधान होता है, उस समय गांव का मुखिया ग्रामणी होता था। ग्रामणी आगे जाके नाम पढ़ेंगे तो पटेल हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा, ऐसे करके नाम बदल जाएंगे इसके आगे जाकर। लेकिन ऋग्वेदिक काल में गांव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। सूत कहते थे रथ हाँकने वाला, और इसमें एक नाम सुना होगा सूत पुत्र कर्ण। आपने सुना होगा सूत पुत्र कर्ण। इसका मतलब था कि जो कर्ण का जिसने पालन पोषण किया था उसका काम क्या था, वो रथ हाँकता था राजाओं के, इसलिए कर्ण का नाम सूत पुत्र पड़ा था। तो सूत कहते हैं रथ हाँकने वाला। स्पष्ट कहते हैं गुप्तचर, और जिस राजा के गुप्तचर ज्यादा ताकतवर होंगे वो राजा उतना ही ताकतवर होगा। पुरोहित, ये पुरोहित जो है वो उस ऋग्वेदिक काल में राजा का सबसे प्रमुख अधिकारी, तो राजा का सबसे प्रमुख अधिकारी पुरोहित था। अब हम आपको समझाते हैं इसमें इसी राजनीतिक दृष्टिकोण से आप समझेंगे कि जो कबीले थे, अब जब एक कबीलों की संख्या ज्यादा हुई तो बड़े कबीले छोटे कबीलों को खत्म करना चाहिए, उन पर कब्जा करना चाहिए। और इसी में एक युद्ध हुआ था ऋग्वेदिक काल में, 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध, राग कहते राजा, तो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था जो कि रावी नदी के किनारे। तो एक तरफ से कबीला था भरतजन, एक कबीलों का ग्रुप था समूह भरतजन, जिसका नेतृत्व राजा सुदास ने किया। और इस कबीले के पुरोहित थे वशिष्ठ। इनका युद्ध 10 राजाओं के साथ हुआ। 10 राजाओं के, जिसमें यदु भी थे, राजा यदु भी। इनका नेतृत्व राजा सम्राट ने किया था, पुरोहित इनके विश्वामित्र थे। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें अनार्यों ने भी भाग लिया था, जिसमें राजा भेद ने उनका सहयोग किया था। तो अनार्यों ने दशहरा के युद्ध में भाग लिया था। इस पूरे युद्ध में जब ये युद्ध हुआ राजाओं के बीच, तो
तो उसमें राजा सुदासु क्या हुआ, विजयी हुआ। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 10 राग युद्ध किस समय हुआ, मतलब किनके काल में हुआ, तो ऋग्वैदिक काल में हुआ। किस नदी के किनारे लड़ा गया, रावी नदी के किनारे लड़ा गया, इसका पुराना नाम था पुरुषणी। तो ये इनके बीच कौन से कबीलों के बीच लड़ा गया, तो भरतजन, एक तरफ भरतजन कबीला था, दूसरी तरफ 10 राजा थे। तो इसका हमने आपको समझा दिया। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो इस टॉपिक के साथ आपका ऋग्वैदिक काल खत्म होता है। अगला भाग हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले दिन वैदिक काल भाग 3, यानी अब हम ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। उत्तर ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उम्मीद है ये सब आपको पसंद आया होगा, और आप चाहो तो इसके बढ़िया तरीके से नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।